अगर आप कंपेयर करें तो कांग्रेस के मुकाबले में आजकल राइट्स कम हो रहे हैं। इस दौर में तो कोई भागलपुर नहीं हुआ, इस दौर में तो कोई हाशिमपुरा नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में एक कंटिन्यूअस फियर है। ये कौन लोग हैं जिनके दिमाग में फियर है? मुसलमान हम हैं। हाँ। मैं अपनी बात करता हूँ। हाँ। तो बजाय इसके कि मैं किसी और की बात करूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप मुसलमानों के साथ क्यों वक्त खराब कर रहे हैं। असम के चीफ मिनिस्टर को अगर एक टेलीफोन चला जाए या आप बंदूक लेके खड़े हुए हैं, ये क्यों कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है दोबारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दे। क्या आप समझते हैं कि हर चीज पब्लिकली की जाती है? मैं इस बात को आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है। अगर हिस्ट्री जब लिखी जाएगी उसमें मोदी साहब का नाम भी होगा। डिवाइड एंड रूल जो है वो अंग्रेजों से ज्यादा भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट डे। तो ये तो आपकी बात गवर्नमेंट के हवाले से हो गई। किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि आप इनसे मुसलमानों से बाल मत खरीदिए। मीटिंग ऑफ माइंड्स के सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपके स्क्रीन पर हैं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, दिली गुजारिश करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करिए। कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ह्यूमन कॉज के लिए सच और सच्चाई की बात करना चाहता हूँ। जितने लोगों तक पहुँच पाऊँ प्रयास है। भाइयों और बहनों, मीटिंग ऑफ माइंड्स के एक और एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ आज मैं आपके सामने हूँ। आज मेरे साथ हैं नवीदुल इस्लाम खान। ये पेशे से इंजीनियर हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है और एयरटेल लिमिटेड में आपने एक लंबे अरसे तक CEO की हैसियत से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से अपनी खिदमत दी है। आपको वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम में एक्सपर्ट के तौर पे देखा जाता है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप कई IT कंपनीज के मुझे कहना चाहिए चेयरमैन हैं और कई सारी IT कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आप एज एडवाइज़र अपनी खिदमत दे रहे हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और विशेषकर क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, कुछ बातें मुस्लिम समाज की भी करेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस राष्ट्र को, इसके समाज को, जो इसके अंदर कई तरह की दुविधाएं पैदा हो रही हैं, कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, कई तरह का अविश्वास पैदा हो रहा है, ऐसा क्या होना चाहिए, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत है, वो कौन सा डायलॉग है जिसको हमको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर आज बात करने की ज़रूरत है। क्या एस्केपिज्म रास्ता है, या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रास्ता है, या डायलॉग रास्ता है, एंगेजमेंट रास्ता है। ये वो सारे विषय हैं जिन पर मैं विस्तार से आज नवेद साहब से बात करूँगा। आइए नवेद साहब की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं और कुछ आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबका एक लक्ष्य है भारत और उसका समाज एक संस्कृति से जुड़ा हुआ समाज है। हम तहजीब के लोग हैं, हम तमद्दुन के लोग हैं, हम ज़बानों के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। हम उस धरती से आते हैं जिसमें प्रश्न पूछने पर पाबंदी नहीं होती, जिसमें हर एक को स्वीकार किया जाता है, जिसमें दुनिया का हर धर्म, दुनिया की हर आइडियोलॉजी, खुदा को मानने वाले और खुदा को इनकार करने वाले, सबके लिए इसका दामन खुला हुआ है। इस खुले दामन की धरती के सपूत से आज खुल की बातें करते हैं। नवेद साहब, जिस तरह से आप चीज़ों को बड़े कूलली और बड़े रैशनली आप देखते हैं, तो मुझे ये लगा कि एक ऐसे इंसान से भी हमें बात करनी चाहिए जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, क्राइसिस सिचुएशंस में, जहाँ पे जनरली लोग अपना आपा खो बैठते हैं, मैंने हमेशा ये देखा कि ऐसी सिचुएशन में भी आपका कूल मेंटेन रहता है और आप बड़ी रैशनली बात करते हैं। तो मेरे सवाल सेंटिमेंट से और इमोशन से जुड़े होंगे और आपके जवाब जो हैं मुझे उसी कूल हेडेडनेस से मिलेंगे, उसी रैशनली तरीके से मिलेंगे जो आपका बेसिक स्वभाव है। लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय समाज अपनी जड़ों से कट रहा है और भटक रहा है। इस स्टेटमेंट में आपको कितना सब्सटेंस दिखता है? देखिए, जो इस वक्त के हालात हैं और मेरे ख्याल में जितने भी प्रोग्रेसिव लोग या जो थिंकर्स हैं सोसाइटी के,
सब इस बात से परेशान हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात है उसमें कम्युनल हार्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा कम स्टेज पे है इस वक्त। लोगों के दिमाग में अजीब एक किस्म की अनसर्टेनिटी है, अजीब एक किस्म का डर है, और ये समझ में नहीं आता लोगों को कि किसके सामने क्या बात कर सके। क्योंकि पहले ये था कि आदमी हर बात अपने दिल से जो उसके दिमाग में आती थी वो ठीक हो या ना हो बहुत खुल के कह सकता था। आज आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनके सामने भी आप बात करते हुए डरते हैं कि मैं अगर ये बात कहूँगा तो मालूम नहीं इस पे इसका क्या असर हो। और जो फीलिंग है कि हर मज़हब जो है और हर मज़हब के लोग जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ मेरा मज़हब ठीक है और दूसरे मज़हब में बहुत कमियां और खामियां हैं। इसी चीज़ पे कल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे उनका यौम पैदाइश था। उनके मज़ार के ऊपर कुरान खानी के बाद शाम को एक सेमिनार किया जिसमें एक जामिया के वाइस चांसलर सलमान खुर्शीद साहब और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे बोले। उसी प्रोग्राम में जाकिर साहब की एक तकरीर जो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद कही थी। जाकिर साहब 1967 में प्रेसिडेंट बने थे और उस वक्त उसमें कहा था कि समाज के ऊपर मेरे ख्याल में इससे बड़ा और इससे ज़्यादा मोहब्बत भरा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि हम हिंदुस्तान का समाज जो है वो एक बाग की तरह से है, एक गुलदस्ते की तरह से है, एक हार की तरह से है जिसमें हर फूल समा जाता है, हर फूल की अपनी पर्सनैलिटी होती है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, मगर वो बाग एक ही कहलाया जाता है, या गुलदस्ता जो है वो एक ही गुलदस्ता कहलाया जाता है, या हार जो है वो एक ही हार कहलाया जाता है। उसमें जो सेंटिमेंट्स थे वो सिर्फ यही थे, बल्कि उसमें मैंने जब सुना तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। जाकिर साहब बहुत गहरे मजहबी मुसलमान थे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप अच्छे हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बनिए, आप अगर मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बनिए, आप सिख हैं तो अच्छे सिख बनिए, और अगर आपका मज़हब में यकीन नहीं है तो उसको भी आप अच्छी तरह से होड़िए। तो मुझको एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि जाकिर साहब जैसा शख्स वो उस लोगों को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है जिनका मज़हब के ऊपर या अल्लाह के ऊपर कोई यकीन नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। एक तरफ तो वो सेंटिमेंट्स थे, वो फीलिंग्स थी, और जो आजकल का जो माहौल है आप जिससे भी बात करिए उसको एक दिमाग में एक डर है। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें होती हैं, स्टीरियोटाइप्स, अनटेस्टेड अनट्राइड व्यूज हो जाते हैं, परसेप्शंस, नोशंस, इनहिबिशंस, फोबिया, सोशल मीडिया। आज की छींक भी सोशल मीडिया पे आ जाती। आज राई पहाड़ मिनटों सेकंडों में बन जाती। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आपको ये लगता है कि हमारा समाज, यानी मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न मुस्लिम सेंट्रिक नहीं है, मेरा क्वेश्चन है ये कंट्री सेंट्रिक है, नेशन सेंट्रिक है, एज सिविलाइजेशन हम बात कर रहे हैं कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र होने के नाते जो हजारों बरसों की पुरानी अपनी चीज़ें रखता है, जिसके अंदर हर आइडियोलॉजी को, हर विचार को, हर धर्म को, हर विचारधारा को प्रश्न पूछने को, ये एक हमारी बुनियादी एट्रीब्यूट्स है हमारी सोसाइटी के। इसको जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट में रखकर, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये भारत जो असल भारत है, क्या इसमें आपको कोई भटकापन,
कोई कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है? ये मेरा क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में रखकर इसका जवाब दीजिए मुझे। मेरी उम्र 75 साल के करीब है जी। और बचपन से मैं जामिया में पढ़ा, उसके बाद पिलानी में पढ़ा। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझको कभी भी इतनी दिल में परेशानी, दिमाग में परेशानी कभी नहीं हुई। मैं जब देखता हूं एक दूसरे के ताल्लुकात को। कई दफ़ा जब लोग बात करते हैं जो इस वक्त प्रो गवर्नमेंट हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत फ्रीली डिस्कस करते हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेस के ज़माने में भी तो बहुत सारे राइट्स होते थे। और अगर आप कंपेयर करें तो कांग्रेस के मुकाबले में आजकल राइट्स कम हो रहे हैं। आप अगर फिगर्स को देखें तो मेरे ख्याल में वो बात जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ा फर्क जो था, पहले राइट्स होते थे, किसी कोई इशू बन गया, कोई बात हुई, एक हफ्ता वो चीज़ पक्की, उसके बाद झगड़ा हुआ, 2-3 दिन मारकाट हुई, उसके बाद फिर वो हालात बेहतर हो जाते थे, पीस मिशंस बनते थे, पीस डेलीगेशंस होते थे, एक दूसरे से बात करते थे और फिर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ और उसी तरह से रहने लगते थे। इस वक्त जो एक बहुत बड़ी फीलिंग है और मेरे ख्याल में वो सभी लोगों की है, न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को उनको इसके ऊपर वो करें, ब्लेम करें, मगर एक सब लोगों के दिमाग में एक अजीब किस्म की एक अनसर्टिनिटी है कि जो मेजॉरिटरिज्म है वो ये फीलिंग ये दे रहा है कि सिर्फ वो ठीक है और सब लोग गलत हैं। और वो मेरे ख्याल में एक ख़तरनाक बात है, इसलिए कि मैं तो 49 में पैदा हुआ, तो मैं ये कहूँ कि साहब पाकिस्तान तो मैं अपनी मर्ज़ी से रहा, मैं तो नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं तो अल्लाह मियाँ ने मुझे पैदा किया इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो मैं कभी भी पाकिस्तान की तरफ या उसकी तरफ ना तो मैं उनके किसी एक्शन का जिम्मेदार हूँ और ना मैं उनकी तरफ देखता हूँ। मगर हर वक्त एक फीलिंग ये होती है, कोई भी अगर कहीं पे गलती हुई या कुछ हुई तो हिंदुस्तानी मुसलमान को ये लोग मान के चलते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान का थोड़ा सा एक सॉफ्ट एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नवेद साहब के जो बात मैं राष्ट्रीय स्तर पर आपसे समझना चाह रहा था, आप उसको एक बार फिर मुस्लिम्स की तरफ ले आए हैं और जितने भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं कि जैसे पूरे मुल्क का माहौल इस तरीके का बन गया है कि जिसमें आपसी विश्वास खोसा गया है, कहीं आपसी रिश्तों के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। आपके कहने के मुताबिक फ्री स्पीच जो है वो मुश्किल हो रही है। आपके कहने के मुताबिक एक गिल्ट जो है वो बहुत से मुस्लिम्स में ये होता है कि वो पाकिस्तान को लेकर एक अपना व्यू रखते हैं कि हाँ पाकिस्तान से हमारा कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं जिधर आपकी इस गुफ्तगू को ले जाना चाहता हूँ वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है और वो स्पेक्ट्रम ये है कि अब मैं आप ही की बातों से चीज़ें लेना चाहता हूँ। देखिए, आपने भी जिक्र किया कि पहले भी बहुत फसादात होते थे। हम और आप यहाँ आज इसलिए नहीं बैठे हैं कि पहले कितना गंद था और आज कितना गंद है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि हमारे यहाँ ये एक राष्ट्रीय स्तर पर सहमति है कि हमें अपने मुल्क में, अपने घर में, अपने समाज में गंदगी नहीं चाहिए। हमको मॉरल पोल्यूशन नहीं चाहिए। हमको अपने अच्छे रिश्ते चाहिए, हमें अच्छा भरोसा आपस में चाहिए। ये हमारा एक बुनियादी लक्ष्य है जिस पर बहुत बड़ा समाज काम करता है। लेकिन जब हम कोई पोजीशन लेते हैं, और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम कम्युनिटी में जो लोग एल्डर्स हैं, लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं या थिंकर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, वो लोग या हमारी सिविल सोसाइटी है, जब वो बात करती है तो उसका मिजाज बड़ा स्वीपिंग होता है। मैं आपको 2-3 चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। आपकी गुफ्तगू मुझे ले आई है
जबकि मेरा ये सब्जेक्ट आज उस तरफ जाने का नहीं था। 9 महीने फसादात चले हैं और मैं आपको बताता हूँ कहाँ चले हैं। जनता पार्टी की सरकार में अलीगढ़ का फसाद 9 महीने चला। 69 का फसाद जो गुजरात में हुआ था कांग्रेस के ज़माने में 69 में कई महीने चला। इसी तरीके से आपको मैं और आगे लेके चलता हूँ। भागलपुर आपको याद होगा, भागलपुर में कोई कहता है 1000 लोग, कोई कहता है 2000 लोग, मैं उस फिगर में नहीं जाना चाहता, लेकिन भागलपुर में जिंदा लोगों को जमीन में दबाया गया, बुलडोजर चलाया गया, गोभी की फसल बोई गई और कितने सालों के बाद पिछले दिनों नीतीश कुमार के ज़माने में 2-2, 4-4 हज़ार रुपए लोगों को उसके कंपनसेशन के मिले। कमीशंस बने, कमीशंस की रिपोर्टें कहाँ गई, उस पर क्या अमल हुआ, ये एक दौर है जो चला गया। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ ये रही, आपको याद होगा, हाशिमपुरा नहीं भूलेंगे आप, मेरठ नहीं भूलेंगे आप, हमारे यहाँ नॉन अलाइनमेंट सबमिट हुई थी गालिबन 83 में। मिसेज इंदिरा गांधी का दौर था, वो प्राइम मिनिस्टर थी। उस ज़माने में बीजेपी कहीं नहीं थी, जनसंघ कहीं नहीं थी, बहुत ये एक नेग्लिजिबल पॉलिटिकल फोर्स की पोजीशन में ये सेक्शन था। 15 दिन पहले, नॉन अलाइनमेंट सबमिट से पहले, आसाम नीली में 16 गांवों से मुसलमानों को निष्कासित किया गया, बाहर फेंका गया। इतना ही नहीं, बल्कि गूगल पे आप जाएंगे तो वहाँ 3000 की फिगर अभी आप खोलेंगे तो आपको अभी मिल जाएगी, हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ। मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ? मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इस हद तक मजालिम हुए हैं, इस हद तक जुल्म हुए हैं, और जो हकीकत है जो सामने हमारे मौजूद हैं, इस दौर में तो कोई ऐसा कोई नीली नहीं हुआ, इस दौर में तो कोई भागलपुर नहीं हुआ, इस दौर में तो कोई हाशिमपुरा नहीं हुआ। एक फसाद दिल्ली में हुआ था, बुलडोजिंग के कुछ वाकयात हो रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता हूँ मैं, लेकिन इस सब के साथ साथ जब हम पोजीशन ले रहे हैं एज ए कम्युनिटी, तो हम ये पोजीशन ले रहे हैं जैसे सब कुछ बिगड़ गया है और हम बात नहीं कर सकते। ये बात जो हम आप कर रहे हैं, मैं जब से पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, मैं कौन सी बात है जो मुसलमान यहाँ आता है, जो अपनी बात कहना चाहता है, उसको पूरी आज़ादी के साथ में उसकी बात को बिना किसी एडिट के लोगों को देना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो इस माहौल में ये पोजीशन लेना कि सब कुछ बिगड़ गया है, मेरा सवाल ये था, मैं फिर अभी आपको फिर उसी सवाल पे वापस ला रहा हूँ कि क्या सब कुछ बिगड़ गया? क्या कुछ अच्छा बचा ही नहीं है? आपकी गुफ्तगू से, आपकी बात से ये लग रहा है जैसे कि मतलब एक हम स्टेट ऑफ एनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा है? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा है। इतनी इंटेंस फीलिंग की क्या वजह है? थोड़ा समझाइए सुनने वालों को। ख्वाजा साहब, पहली चीज़ तो ये कि मैं इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से और हिस्ट्री से कोई बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक नहीं रहा है। ठीक है। मैनेजमेंट में एक चीज़ और सिखाई जाती है कि पास्ट से आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, मगर उस पास्ट की वजह से आप आगे भी वो गलत काम करते रहे, वो कोई बहुत अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। तो बजाय इसके कि हम ये कंपेयर करें कि पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, अभी कम हो रहा है, पहले ज़्यादा हुआ था, तो जो एक कहावत है कि 2 wrongs नेवर मेक 1 good, तो जो पहले हुआ, मैं उसको नहीं कह रहा कि कोई गलत नहीं था, वो भी गलत था, मगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि लोगों के दिमाग में एक कंटिन्यूअस फियर है। कौन लोग हैं जिनके दिमाग में फियर है? मुसलमान हम हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं किसी और की बात करूँ, मुझको यकीन कीजिए कि दिमागी तौर से जब मैं अपने, और मेरा सोशल सर्कल तो 95% नॉन मुस्लिम्स है, मेरे सारे दोस्त नॉन मुस्लिम्स हैं जी, मगर जब उनके बीच में मैं बैठता हूँ तो लोग जो है वो मुझको ज़्यादातर पहले तो कहते हैं कांग्रेसी है, तो उसके बाद ये कहते हैं कि आप लोगों को अगर परेशानी है पाकिस्तान चले जाओ। अरे हम क्यों चले जाएं पाकिस्तान? हमारा भी पूरा इस मुल्क के ऊपर उतना ही हक है जितना उनका है, इसलिए कि सब लोग इंडिपेंडेंट के बाद पैदा हुए ना। और
जो मैं कह रहा हूँ, खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात, आप मुझसे कह लेंगे, फिगर्स कंपेयर कर लेंगे, साउथ में अल्लाह का शुक्र है, साउथ में अभी भी वो कम्युनलिज्म नहीं है जो यहाँ पे है। मगर आप पूरा वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया अगर उसको कंपेयर करें, और उसके बाद आसाम में जैसे चीफ मिनिस्टर जो है, आज ही मैंने अखबार में देखा है कि वो चीफ मिनिस्टर वो राइफल दिखा रहे हैं और आगे दिखा रहे हैं कि साहब जो इंडिकेशन था कि साहब 2 मुसलमान उनको गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। या उत्तराखंड के अंदर जो कुछ हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से एक डिफ्रेंसिएशन है कि साहब रेडी वाला रेडी के ऊपर अगर नाम लिखेगा तो उसको यहाँ से लोग नहीं लेंगे। तो जो एक ओवरऑल माहौल बन रहा है, और मैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में इस वक्त डॉक्टर मोहन भगवत, शायद वो भी उतने ही परेशान हैं जितना और सब लोग और अच्छे हिंदुस्तानी पत्रकार हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस की सेंटिनरी में जितनी जगह भी तकरीर करी है, उन्होंने हर जगह यही कहा है कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि समाज एक दूसरे को साथ रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को ठीक रखे। और इस वक्त मेरे ख्याल में जिस तरह से पार्टीशन के वक्त में गांधी जी शायद अकेले इंसान थे जो पार्टीशन को भी नहीं चाहते थे, और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर पूरा जोर था। देखिए आप या मुझे 1 मिनट एक बात पूरी कहने दीजिए। और आप शायद 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देना था, तो उस वक्त सारे लोगों का ये था कि अगर पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाएंगे तो वो टेररिज्म पे खर्चा करेंगे, उसको करेंगे। मगर गांधी जी ने एक बात रखी थी कि अगर हमने कमिट किया जो है उनका हक है वो उनको दिया जाए, उनको जो हक है जी। तो ये आज का अगर देखा जाए तो सही मानों में मेजॉरिटी कम्युनिटी से अगर कोई आदमी गांधी जी की जो बात थी या गांधी जी का जो रास्ता दिखाया था, जो इसके करीब अगर कोई है, मेरा अपना ख्याल ये है, हालांकि मुझसे बहुत ज़्यादातर लोग इस बात को अभी नहीं एग्री करेंगे, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि डॉक्टर मोहन भगवत जिस तरह से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस के ऊपर आप मत डिपेंड करिए, पॉलिटिशियंस इस मुल्क को इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को समाज को ठीक करना है और सब लोग मिलके चले हैं। तो उस मामले में अभी हमने छोटा सा डायलॉग, हम आएंगे, उस डायलॉग पे भी आएंगे, लेकिन हम आपसे ये देखिए, एक नेचुरल कोर्स में, एक नेचुरल फ्लो में ये बात यहाँ पे आई है जहाँ पे आप बीच में डॉक्टर मोहन राव भागवत को, जो आरएसएस के संचालक हैं, उनको आप लाए हैं, उनके हवाले से आपने एक अपना व्यू रखा है और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक आप उसमें कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, उसका आपने जिक्र किया। इससे पहले के पार्ट में एक पोजीशन थी जनरलाइजेशन की कि सब कुछ बुरा है और बहुत बुरा हो रहा है, और इन पर्टिकुलर मुस्लिम सेंट्रिक जब आप बात कर रहे थे तो आपके जहन में ये बात थी, और यही बात शायद दर्शकों तक गई, कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इस वक्त बहुत ही खसारे में है, बहुत मुश्किल में है, नफ्सियाती तौर पे बीमार हो रहा है, खौफ उसके अंदर बस रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। आप ही ने, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि आप उन लोगों में से हैं जो रैशनली सोचते हैं और बड़े कूल हेडेडनेस के साथ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपने इस माहौल में से एक शख्स निकाला जो सबसे बड़े संगठन का अध्यक्ष है, जो आज गवर्नमेंट ऑफ द डे का आइडियोलॉग है, जो उसका नज़रियाती उस्ताद है, और आपने ये कहा और आप इसको बिलीव करते हैं और बड़ी ओपनली आप इस बात को कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को आप गांधी जी के साथ में जोड़कर आप देख रहे हैं, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है। मेरा सवाल ये है, हर शख्स को अपने व्यूज़ को रखने का और क्या वो बिलीव करता है उसका उसको अधिकार है। इस माहौल में अगर हम डॉक्टर मोहन राव भागवत के स्टेटमेंट्स को देखें, जैसे उन्होंने पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में 3 दिन की, जिसमें आप गए थे, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इस देश में इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। देखिए, माहौल को बनाना और उसको बिगड़ने से रोकना ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक शख्स का काम नहीं होता, लेकिन जो बड़ा होता है आज के माहौल में,
आरएसएस चीफ की एक अपनी अलग जगह है। एक बहुत बड़ा भारतीय समाज जो है वो उनको बहुत सम्मान देता है और बहुत सम्मानित मानता है, उनको आदर्श मानता है। मैं सिर्फ उस समाज की बात कर रहा हूँ, मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा जो उनसे के विरोध में रहता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा इनिशिएटिव, एक नहीं, पिछले दिनों में मस्जिदों की बात की कि आप क्या हर मस्जिद में आप शिवलिंग तलाश करेंगे। इस तरह के उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो इंसान जो करोड़ों लोगों का इस देश में आदर्श है, जिसके साथ उस समुदाय के लोग पूजनीय लगाते हैं, हिंदुस्तान का मुस्लिम एलीट, हिंदुस्तान की मुस्लिम क्लर्जी, हिंदुस्तान के मुस्लिम थिंकर्स कितना उसकी इन पॉजिटिव बातों को, स्टेप्स को, इक़दामात को, बयानात को लेकर मुस्लिम समाज में गए, कितने लोगों ने इन जेस्चर्स को अप्रिशिएट किया। क्या हमें ऐसी पॉजिटिविटी को रेसिप्रोकेट एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी नहीं करना चाहिए? क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जितना अप्रिसिएशन होना चाहिए था, जिस मास स्केल पे लेकर इस चीज़ को लेकर मुस्लिम समाज खड़ा होता, हमें तो नहीं दिखाई दिया? क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो डॉक्टर मोहन भागवत से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है, मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर कृष्ण गोपाल रामलाल जी, इनसे कई दफ़ा मेरी बातचीत हुई और जिस तरह से डॉक्टर कृष्ण गोपाल उससे इंटरेक्ट करते हैं, बात करी जब भी, और जिस मोहब्बत से और जिस उससे वो एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी सोच सकता है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि जब पिछले 100 साल में हम ही ने ये जहर हो या ये परेशानी जो है आपने बोई थी, तो अब इसमें थोड़ा धीरज रखिए और हल्के हल्के ठीक करेंगे, तो एक वो उम्मीद दिलाती। नहीं, ये तो उनका पार्ट हो गया। एक मिनट, ये तो उनका पार्ट हो। जी हाँ, मगर आज एक चीज़ ये है कि मुझे पूरा यकीन है कि आरएसएस में भी जो इनिशिएटिव डॉक्टर मोहन भागवत ने और या डॉक्टर कृष्ण गोपाल रामलाल जी ये लोग ले रहे हैं, उसके 100% सपोर्टर नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप मुसलमानों के साथ क्यों वक्त खराब कर रहे हैं। वही हाल मुसलमानों का भी है। हमने 16 जनवरी को एक छोटा सा फंक्शन इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया था। उसमें सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलिजेंशिया और सो कॉल्ड मुस्लिम एलिट्स, उन्होंने मुझे मैं अब सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके मेरे करीबी दोस्त हैं, मुझे मेरे ख्याल में एक्सेप्ट 2-3 लोग जिनकी मैं पॉलिटिकली बहुत इज्जत करता हूँ, उन लोगों ने तो ज़रूर मुझे इनकरेज किया कि हाँ आप बात करिए, बात करने में कोई बुराई नहीं है। मगर उसके अलावा हर आदमी का ये था कि वो हिस्ट्री पे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। सब कहते इतना ख़राब आरएसएस का पास में रोल रहा है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अब मुझे कोई ये बताए कि जो इनिशिएटिव जो है मोहन भागवत साहब ने शुरू किया ना कि मुसलमानों से बात करें, अगर वो नेक नियति से कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम क्यों ज़बरदस्ती पहले से ही ये लेके चलते हैं कि कुछ होगा नहीं। अगर एक मिनट मुझे एक बात और कहनी दीजिए। एक सेकंड आपको रोकूंगा। देखिए, आप अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, मैं कम्युनिटी के रिस्पांस की बात कर रहा हूँ कि एज ए कम्युनिटी जो रिस्पांस आना चाहिए, जो वो रिस्पांस की जगह जो रिएक्शन आता है, मैं उसकी बात करना मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। देखिए, जो पावर, इंटेलेक्चुअल पावर जी, जो मॉरल पावर इस वक्त आरएसएस के पास है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मेरे ख्याल में वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास नहीं है। ठीक है, आपका व्यू है। आज हर आदमी ये सवाल करता है कि अगर कोई ये कहने की कोशिश करे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरएसएस की बात नहीं मानेंगे, वो किसी तरह से हजम नहीं। तो हमारा कहना एक चीज़ ये है कि जहाँ मोहन भागवत साहब ने बहुत अच्छी बातें भी कुछ कही, मगर उसके अलावा इतना सब कुछ होता है, उसके ऊपर ये सिर्फ कह देना कि हम उनसे डायलॉग करते हैं और वो कुछ माने या ना माने, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है और मैंने जितने लोगों से बात करी है
उनका ये कहना है कि ये कभी हो नहीं सकता कि अगर आरएसएस सही मानों में इस चीज़ को एक पूरी तरह से बांध लें कि नहीं हमें रोकना है, तो ये 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर सब चीज़ें रुक सकती। देखिए, ताली दो हाथ सॉरी, से एक बजती चीज़ है। नहीं, ताली 2 हाथ से नहीं बजती, बजती भी है और नहीं भी बजती। आप मुझे बताइए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर को अगर एक टेलीफोन चला जाए कि आप बंदूक लेके खड़े हुए हैं, ये क्यों कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जो है दोबारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दे। क्या आप समझते हैं कि हर चीज पब्लिकली की जाती है? पब्लिकली विजिबल होनी। क्या ये मुमकिन नहीं है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जिसने संविधान पे शपथ ली है, जो एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है, वो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है कि जो स्टेटमेंट जो है किसी तरीके से भी न तो उस जो पोजीशन है वो उसकी इजाज़त देती है, ना जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ना वो उसकी इजाज़त देती है, ना भारतीय संस्कृति उसकी इजाज़त देती है, ना किसी भी फार्मूले से उसका कोई सैंक्शन की गुंजाइश नहीं निकलती। क्या ये लगता है कि उसकी बासपुरस किसी ने न की होगी? मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत से ये विश्वास रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये विश्वास हर हिंदुस्तानी को रखना चाहिए कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या ये मुमकिन है कि उनके इस स्टेटमेंट्स पर उनसे बात न की गई होगी, उनको न टोका गया हो, उनको न समझाया गया होगा? आप कीजिएगा। मैं एक ये मफरूजा है मेरा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपके सामने। मैं इस बात को आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, हमने भी देखा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मोदी साहब की बहुत बड़ी खूबी जो है वो ये है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन एग्जीक्यूशन। मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर अगर हिस्ट्री जब लिखी जाएगी उसमें मोदी साहब का नाम भी होगा। और मोदी साहब की मर्जी के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई चीज हो जाए, पर्टिकुलरली उन स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गलत ख्याल है। और सिर्फ ये कहना कि हमने कहा और बात करी सब कुछ है, मेरा अपना असेसमेंट तो ये है कि उस मामले में मैं कंपेयर करूंगा मोदी जी को और मिसिज इंदिरा गांधी को। मैंने ये सुना है बहुत करीबी उससे कि इंदिरा गांधी अगर चश्मा उतार के थोड़ा सा नीचे करके अगर ये कहती थी कि हाँ आपकी बात हो गई, अब इसको ख़त्म कर दी, तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बात करे। आज मोदी साहब के बारे में अगर कोई ये कहे कि मोदी साहब ने जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम से बात करी होगी और वो चीफ मिनिस्टर उनकी बात नहीं सुन रहे, या उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से बात करी होगी और उनकी बात नहीं सुन रहे, तो जो को मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखी, आप उससे कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं? टोटली डिसएग्री। ओके, ठीक है। अब हम आखिरी पड़ाव पे आते हैं अपनी इस गुफ्तगू के। देखिए, इस पूरी अब तक की जितनी हमारी बातचीत है उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं, उसमें कई इश्यूज जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की कोई फॉर्मेशन बनती है उसकी बात आई है। गवर्नमेंट ऑफ द डे को की जो रिस्पॉन्सेस डिफरेंट सिचुएशंस में होनी चाहिए, खासतौर से मुस्लिम सेंट्रिक जो इश्यूज हैं उसमें होनी चाहिए, इसमें स्टेटमेंट्स का भी जिक्र आया है। उस हवाले से एक डिससेटिस्फैक्शन का मामला है और माहौल है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप तो मैनेजमेंट के आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन भी तो होता है। उस रेजोल्यूशन में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक स्टेक होल्डर हम भी हैं। एज ए कम्युनिटी इस सिचुएशन को जो गुफ्तगू सारी जो है वो ये बता रही है कि एक अनवांटेड अनडिजायरेबल सिचुएशन है, इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे इसको कन्वर्ट करें जिसमें से वो प्यार, वो मोहब्बत, भरोसा, वो यकजहती, वो इंटीग्रेशन, वो एकोमोडेशन का माहौल निकल के आ सके। एज ए कम्युनिटी, एज ए पर्सन ऑफ मैनेजमेंट, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे टू योर ओन कम्युनिटी एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर कोई मोदी साहब को ये समझा दे कि पब्लिकली, या मोदी साहब तो एड्रेस टू द नेशन, अगर इस इशू के ऊपर, मेरा अपना ख्याल ये है
कि ये इशू इस वक्त इतना बर्निंग इशू है कि अगर इसके ऊपर सपोज एड्रेस टू द नेशन वो ये कहे कि मैं आज के बाद इस इशू को सेटल करने के लिए, इस इशू को तय करने के लिए डिफरेंट अप्रोच अपनाऊंगा, जो अब तक हमने करी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर मुसलमान और पूरा हिंदुस्तान जब ये सुनेगा कि सोशल डिसहार्मनी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे की नज़र में भी आ गई है और गवर्नमेंट अब इस बात के लिए कमिटेड है कि इसको सोशल डिसहार्मनी इलेक्शन जीतने के लिए नहीं क्रिएट करेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, मगर आपने सबसे ख़तरनाक और सबसे आसान स्ट्रेटजी यह है कि डिवाइड एंड रूल। हम कहते हैं अंग्रेज़ों ने हमको डिवाइड एंड रूल किया। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त डिवाइड एंड रूल जो है वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट डे। ये तो आपकी बात गवर्नमेंट के हवाले से हो गई, मैं कम्युनिटी के हवाले से भी कम्युनिटी को देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कम्युनिटी बहुत एनलाइटेंड है, बहुत वो है, बदकिस्मती से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, मगर इस इशू के ऊपर मैं कम्युनिटी को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा। मैं ये ब्लेम करूँगा इस वक्त प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को मालूम नहीं किस चीज़ के फ़ायदे की वजह से इसको हवा दे रही है, इसको और बढ़ा रही है इसको। वरना जो छोटे छोटे सड़क के ऊपर लोग चलते हैं, कोई कुछ कहता है, किसी ने एड़ी उल्टी कर दी, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि आप इनसे मुसलमानों से माल मत खरीदिए, ये सब चीज़ें मुझे तो बल्कि बहुत दफ़ा ताज्जुब होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का टेम्परामेंट है, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मालूम नहीं किस वजह से ये है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। मगर माफ़ कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि किसी दिन एक होता आपकी बात से नवेद साहब ये निकल के आता है कि एक पूरी चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ है, और जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का ताल्लुक़ है उसको आपने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। मेरा सवाल ये था, और मैं इसको अपने, ये मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि क्या एज ए कम्युनिटी इस चैलेंज को जिस तरह से आपने समझा है, ये आपकी अपनी एनालिसिस कहती है, क्या इनिशिएटिव एक वो कम्युनिटी ले सकती है जिससे कि इस सिचुएशन में इसको नॉर्मलाइज करने में गवर्नमेंट अपना काम करे, बिल्कुल करे, मीडिया अपना काम करे, बिल्कुल करे, सिविल सोसाइटी अपना काम करे, बिल्कुल करे, सारे स्टेक होल्डर्स अपना अपना रोल प्ले करें। एक स्टेक होल्डर मैं, यानी मेरी कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, उसका जीनियस भी है, उसकी सिविल सोसाइटी भी है, उसको इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बेटर करने के लिए क्या किसी डायलॉग की, क्या किसी एंगेजमेंट की, क्या किसी इनिशिएटिव की, वो कहाँ है साहब? वो हमको नहीं दिख रहा है। हम वो जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए डायलॉग का तो मैं तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में यकीन करता हूँ, आदमी अपने दुश्मन के साथ भी डायलॉग करेगा तो चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं पे कोई रास्ता होगा। बहुत दफ़ा कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे इस इनिशिएटिव को, इस पार्टिसिपेशन को क्रिटिसाइज़ किया, मैं कहता हूँ कि आदमी पत्थर के ऊपर भी अगर पानी डालता रहे तो कहीं ना कहीं इशारा और निशान बनता है। मगर देखिए, अगर कोई आदमी बीमार है, उसको सांस नहीं आ रहा है और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मगर उसके पैर में भी चोट लगी है, तो आप पैर की चोट का इलाज करने के लिए करने लगे और उसको ऑक्सीजन ना दें, तो मेरे ख्याल में वो कोई अक्लमंदी नहीं। इस वक्त जो सोशल सिस्टम है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि साहब हमारी कम्युनिटी वो इनिशिएटिव ले, जो हम लोग हैं सब लोग कर ही रहे हैं। वो तो आप सब ज़्यादा, तो आप जितना इनिशिएटिव लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, वो सब होगा। मगर जो इस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, एंड दैट इज़ नो अदर पर्सन देन द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर हैव टू से दैट येस, वॉट एवर वॉज हैपनिंग टिल नाउ इज़ नॉट राइट, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू चेंज द पोजिशन एंड वी आर गोइंग टू चेंज। नवेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और जिस बेबाकी से आपने अपने विचारों को रखा है हमारे सामने। मेरी इस पॉडकास्ट के ज़रिए से बस एक ही कोशिश है, एक ही वादा है और एक ही यकीन है जो मैं आपको बार बार दिलाने की कोशिश करता हूँ। समाज में बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत से दर्द हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ ख़राब भी है। मेरी कोशिश ये है कि समाज का
जो पूरा आईना है, और उस आईने में जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी उसकी झांकियां हैं, हर झांकी को मैं यहाँ लाऊं और उसको पूरी आज़ादी के साथ उसको ये फ्लोर दूं कि वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात जिस तरह वो रखना चाहता है, जिस तरह वो कहना चाहता है, कितना ब्लेम वो खुद लेना चाहता है, कितना ब्लेम वो दूसरे को देना चाहता है, किस थ्योरी से वो हालात को समझने की कोशिश करना चाहता है, कितना अपना रोल वो देखता है चीज़ों को सुलझाने में, ये प्रयास हमारा रहता है। और हम कितने इसमें कामयाब हैं ये तो आप सुनने वाले और देखने वाले तय करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम अपनी कॉन्शियस में बिल्कुल क्लियर हैं और इस काम को हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से किया जाए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने समाज में चल रहे, उठ रहे, बिखर रहे, फिसल रहे जितने भी व्यूज़ हैं उन सब को कहीं ना कहीं वो एक जगह के जमा हों, क्योंकि अंतोगत्वा लक्ष्य दो नहीं हो सकते। और वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि इस वतन अजीज़ को, भारत को हम किसी भी कीमत पर किसी ऐसे रास्ते पे नहीं जाने देंगे जिससे इसकी जो जड़ है और इसकी जो शान है और इसका जो गौरव है उस पर आँच आए। आइए हम इन प्रयासों के ज़रिए से कोशिश करें कि शिकायतें अपनी जगह, इल्ज़ामात अपनी जगह, तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन इस धारे से और इस भाव से कभी हम में से किसी को भी, चाहे वो कितनी ही पीड़ा में क्यों ना हो, भारत की अजमत पे कोई आँच आए, ये हम में से कोई नहीं चाहता। ये हमारा वचन भी है और हम इसके साथ हमारी वचनबद्धता भी है। भारत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।